जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर 16 इलेक्ट्रिसिटी पेज नंबर जो है वो आपका 104 अपना हाईलाइटर साथ में अपने हाथ में रखें ताकि क्या करने हैं क्या नहीं करना है हम साथ में मार्क करते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात इस फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन करनी है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लो ऑफ चार्जेस को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस को स्टडी करते हैं। बस ये इतना डेफिनेशन करनी है, इसके अलावा आपने जो भी है वो सारा कट कर दिया, इसका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम डेफिनेशन में अभी समझाता हूँ कि चार्ज, क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज, चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर और एनी एरिया, यहाँ पर एरिया भी कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी एरिया यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम के एक कुछ टाइम में, खास टाइम में कितने चार्जेस किसी खास जगह से फ्लो करते हैं उसको हम कहते हैं करंट। क्या कह रहा हूँ कि कितने टाइम में कितने चार्जेस किसी खास क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? करंट। एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन करनी है इसकी, डेफिनेशन, उसके बाद इसका फॉर्मूला करना है, फॉर्मूला के बाद इसका यूनिट करना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? तो ऐसे यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ए, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम्पियर की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन? एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है? 1 एम्पियर, यहाँ से लेकर 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकंड। बस इतना। ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? एम्पियर की। और एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 एम्पियर कूलम पर सेकंड। चार्ज की यूनिट होता है ना, देखिए चार्ज की यूनिट होता है कूलम, तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टाइम की यूनिट होता है सेकंड, तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे से +1 ऊपर जाके माइनस हो गया तो वो कूलम पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें से सिर्फ आपने यही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ये सारा आप जो है वो कट कर दें, ठीक है, ये भी सारा कट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रिक करंट की दो टाइप्स होती हैं। वन इज़ डीसी दैट इज़ का डायरेक्ट करंट, और एक एसी जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट इज एन इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वो टाइप है वेयर द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ये देखना एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो अल्टरनेटिव करंट होता है, अल्टरनेट का मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं कि रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, इस डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो करता है किसमें? एसी में, ठीक है। अब इसका ये डेफिनेशन अल्टरनेटिव करंट की और ये डायरेक्ट करंट की, ठीक है। इसके अलावा इसमें से आपने कुछ नहीं करना, ये सारा कट कर दें। अच्छा, उसके बाद वन एडवांटेज ऑफ द एसी एंड डीसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद लो पावर लॉस। तो ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ एसी, अल्टरनेटिव करंट को हम ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक इसको भेज सकते हैं पावर लॉस किए बगैर, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है टॉपिक एम मीटर। व्हाट इज़ एम मीटर? अब हमें पता है कि हमने कोई ना, एम मीटर एक ऐसा मीटर है जिसके ज़रिए हम करंट को फ्लो को मेजर करते हैं। यानी कि एम मीटर जो डिवाइस है एक ऐसा डिवाइस है दैट इज़ यूज टू मेजर द करंट। तो हम करंट को डिटरमाइन करने के, करंट को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एम मीटर। सिर्फ डेफिनेशन करनी है। और इसकी दो टाइप्स होती है, वन इज़ कॉल्ड एनालॉग, ठीक है, एंड द अदर वन इज कॉल्ड डिजिटल एमीटर, ठीक है। अब देखिए ये दो टाइप्स है ना, मतलब जैसे एनालॉग में वो नीडल होती है, नीडल शिफ्ट करती है यहाँ से इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी, ठीक है। और डिजिटल में क्या होता है, आपके पास जो है वो नंबर्स की फॉर्म में शो होता है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल जो है वो एमीटर, ठीक है। सिर्फ ये करनी है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है वो, उसके बाद टाइप्स ऑफ एमीटर में आगे भी आ गया दोबारा। एनालॉग एमीटर और डिजिटल एमीटर में क्या फ़र्क है जी? एमीटर, एनालॉग एमीटर, एनालॉग एमीटर यूजेस अ नीडल। अभी मैंने आपको बताया कि नीडल या स्केल जिसमें यूज़ होता है उसको हम कहते हैं एनालॉग एमीटर, ठीक है। इस और डिजिटल एमीटर कौन सा होता है? जिसमें न्यूमेरिकल रीडिंग आती है 1 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो न्यूमेरिकल रीडिंग्स आती हैं जिसमें वो हमारा क्या होता है? डिजिटल एमीटर। और मोस्ट वाइडली जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ होता है वो डिजिटल जो है वो हमारा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये इट इज़ मोर एक्यूरेट, ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बिकॉज ये हमें एग्जैक्ट रीडिंग के बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूज़ की देखें तो वेयर एनालॉग एमीटर इज़ यूज्ड, तो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई होता है, मतलब सिंप्लिसिटी शो करता है, बहुत ज़्यादा सादा होता है, ठीक है। और डिजिटल एमीटर जो है वो उसके बाद इनकी कहाँ पर इस्तेमाल होता है? यानी कि डिजिटल एमीटर ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। और पावर सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल सर्किट्स में। सिर्फ इतना करना है कि डिजिटल एमीटर, क्या डिजिटल एमीटर इज़ यूज्ड, यानी कि मैं लिख भी देता हूँ अगर आप कहते तो, देखिए डिजिटल एमीटर इज़ यूज्ड इन, ठीक है, यूज्ड इन कहाँ पर, ठीक है,
तो यूज्ड इन कहाँ पर डायरेक्टली, आप इसके बाद आपने ये लाइन लिख देनी, इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड इन पावर सिस्टम्स और सर्किट इन द सर्किट्स, बस ये डेफिनेशन करनी है, यानी कि यूज़ करने इसके अलावा आपने सारा जो है वो कट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसमें एक डेफिनेशन आती है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन पहले पढ़ती हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, किसको, कहाँ से आती है, बैटरी से आती है, किस पर लगाती है, एक खास चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, ताकि वो एक क्लोज सर्किट में फ्लो कर सके। फ्लो मतलब बह सके, चार्ज उसको फोर्स करती है, हेल्प करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है फ्लो करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ की डेफिनेशन मैथमेटिकली हम किसको लिखते हैं, ईएमएफ एनर्जी ओवर चार्ज, एनर्जी को हम डब्ल्यू से, वर्क डन किया है उसने, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो ये इतनी बस डेफिनेशन करनी है, ठीक है, फार्मूला। इसमें इसके अलावा डेफिनेशन है वोल्ट की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, क्यों, ये यूनिट है इसका ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम जो है वो वोल्ट्स में मेजर करते हैं। तो वोल्ट की डेफिनेशन सिर्फ आपने करनी है यहाँ पर कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द जूल ऑफ एनर्जी पर कूलम ऑफ चार्ज, बस ये डेफिनेशन करनी है किसकी, वोल्ट की डेफिनेशन, ठीक है। ऊपर एम्पेयर की थी और ये थी वोल्ट की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी, साथ में मैथमेटिकली लिख के ये इसका जो है वो फॉर्मूला, बस दैट्स ऑल। तो इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वोल्ट मीटर क्या होते हैं, वोल्ट मीटर कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस का, वोल्टेज कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर, यानी कि हमने वोल्टेज को मेजर करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का। करंट को मेजर करना हो तो हम एमीटर यूज़ करते हैं, वोल्टेज को मेजर करना हो तो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इससे पहले नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर स्टडी कोर्स के नाम से अपना चैनल है, इसमें कंप्लीट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और बाकी सब सब्जेक्ट्स के जो है वो यहाँ पर वीडियोज़ हैं, आप यहाँ पर आके उसको लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड जो है इसमें जो है वो मजीद वीडियोस भी देख सकते हैं। इसमें मैंने इसी तरह हाईलाइट किया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, जिस तरह आपको कैप्शन से भी शो हो सकता है, ठीक है। इसमें कम्प्लीटली कट किए हुए हैं, देख सकते हैं आप, जितने भी अननेसेसरी टॉपिक्स हैं, ठीक है। मेनली जो है वो हमारे टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सिर्फ वही यहाँ पर जो है वो कम्प्लीट किए हुए हैं। नाउ कम टू आवर टॉपिक, दैट इज़ दी, इस तरह जिस तरह हमने पढ़ा था कि एम मीटर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एनालॉग एम वोल्ट मीटर, एम मीटर, और एक होते हैं डिजिटल एम मीटर। इसी तरह हमारा जो है वो क्या होता है, जो एनालॉग जो वोल्ट मीटर वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एनालॉग एम वोल्ट मीटर जिसमें वो नीडल और स्केल को यूज़ करते हैं, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पर वोल्ट मीटर का डिफरेंस है। और डिजिटल में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को शो करते हैं स्क्रीन पर, जिस तरह हमने एम मीटर में पढ़ा था, ठीक है। तो सेम यही है, जिस तरह हाईलाइट किया है सिर्फ वही करेंगे, वो एनालॉग वोल्ट मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और डिजिटल वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें ये जो लाइन जो है वो कट कर देनी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये सर आप भी आप कट कर दें, इसमें से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। टोटल ईएमएफ सीरीज कनेक्टेड, तो ये बस आप टोटल ईएमएफ की फॉर्मूला याद करिए, ई टोटल इज इक्वल टू ई1 प्लस ई2, यानी कि इनको जब हम मिलाते हैं ना पैरेलल सीरीज वे में, तो आपका जो टोटल ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल होती है, ई1 प्लस ई2, यानी कि सबको पोटेंशियल को जमा करें इलेक्ट्रिक अपना ईएमएफ को, तो आपके पास टोटल ईएमएफ जो है वो आपके पास आ जाती है। बस ये फॉर्मूला कर लें इस पर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल वगैरह रहने थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये भी जो ई एम एफ ऑफ आइडेंटिकल सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी रहने दें, ठीक है, ये भी छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं करना, ये एग्जाम्पल में खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई सेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या होता है, ओहम्स लॉ डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशनशिप हमें बताता है वो कौन बताता है, ओहम्स लॉ। और ये क्या कहते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज द, देखें करंट 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 रिप्रेजेंट बाय आई करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है। बस बाकी डेफिनेशन अगर करनी कर लें, वरना यहाँ तक भी डेफिनेशन ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके मैथमेटिकली फार्मूला वी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और जब भी हम कांस्टेंट खत्म करते हैं कोने को कांस्टेंट लगता है, दैट इज द 1 ओवर आर, आर इज द रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, देखिए आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है तो यही लिखते हैं, ठीक है। वी और ये डिवाइड हो रहा है, आर इधर डिवाइड और इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वी इज इक्वल टू आई आर। तो उसके बाद जो है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम,
मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ ओहम को, तो वोल्ट पर एम्पेयर, ये आपने फॉर्मूला करना है, ठीक है। अदरवाइज जो है वो मैंने इसमें रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है और रेजिस्टेंस की यूनिट है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखें कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मीन दो तरह के हम रेजिस्टर्स एक दूसरे को लगा सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टर्स जो है वो एक दूसरे के इस तरह लगे हुए सीधी 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 सीधी, अगर तो इस तरह सीधी 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 एक लाइन में लगी हो तो उसको हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर इस तरह लगे हो यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे, रेलवे की पटरी जिस तरह नहीं होती एक पैरेलल, तो उस तरह लगी है तो उसको हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है आपने, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपने ये फिगर बनानी है, ठीक है। व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट देयर ओनली वन पाथ फॉर अ करंट टू फ्लो, देन इट इज कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि आप करंट की फ्लो करने की एक ही पाथ, यानी कि इसी पाथ में सिर्फ ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल इसके बताइए कि मैंने अभी बताया कि R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन अ किसमें, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद एग्जांपल भी आपको बता दिया, उसका टोटल वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इसमें होता है, ठीक है। V इज इक्वल होता है IR के इक्वल, ठीक है। 1 है तो 1 लगा दो, भी हमने पढ़ा है ना, ये देखिए V इज इक्वल टू IR, अगर यहाँ पर 1 लग जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, अगर यहाँ पर 2 आ जाएगा तो R के साथ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो 3, इसी तरह ये सारा V1 की जगह IR1 आ गया, V2 की जगह IR2 आ गया, VI3 की जगह IR3 आ गया। इन सब में करंट क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट करंट बाहर आ जाएगा IR, ठीक है। V1 इज इक्वल सॉरी V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो ये करंट जो है वो आई से कट जाएगा, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो किसी को हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपने लाजमी करें सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इन दिस सेम वे आपने जो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह ये आपने सी फिगर बना लेनी है, ठीक है। अगर इस करंट पास होने के कई पाथ हों, फ्लो ऑन कम्बिनेशन रेजिस्टेंट मल्टीपल पास फॉर करंट पाथ, ठीक है। इसमें देखें करंट जो है वो फ्लो कर सकते हैं सिर्फ एक पाथ के जरिए, ऐसे बस, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक ही करंट फ्लो होने का पाथ है, लेकिन इसमें क्या करंट के फ्लो होने के कई पाथ हैं, यानी कि यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी। तो व्हेन देयर आर मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल फॉर द करंट टू फ्लो, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब V इज इक्वल टू IR हमें पता है ना, V इज इक्वल टू IR होता है, IR। अब यहाँ पर हमने R की वैल्यू पुट करनी है ना, तो I यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर V ओवर R हो जाएगा, ठीक है, V ओवर R। तो इसी तरह जिस तरह हमने लास्ट में किया था, अगर I1 होगा तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, अगर 2 होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 3, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई अपनी वैल्यू पुट करनी है, V से कट जाएगा सिंप्लीफाई करके, और फाइनल रेजिस्टेंस जो है 1 ओवर RE, यानी कि रेसिप्रोकल आती है, यहाँ पर उल्ट होती है उसकी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये किसका था, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर से जो भी चीज़ें सारी आपने कट कर दी है, कुछ नहीं करना, यहाँ से भी मैं आपको कट करवा देता हूँ, ये सारी आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर जो है वो आपका कौन सा आ गया 115, दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आल्सो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने हैं, अब उसको कोने को अपोज तो करेंगे, तो अपोज कौन करेगा, रेजिस्टेंस करती है, ठीक है। आप ऊपर से डेफिनेशन कर लीजिए कि नहीं, ये डेफिनेशन ज़्यादा बेस्ट है रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स जो है इस पर डिपेंड करते हैं मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी को, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी के बारे में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो रो इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, यानी कि लेंथ जितनी ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उसके रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी, और एरिया जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी। तो इन्वर्स रिलेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, यानी कि हमारे पास बन जाएगी आर, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जब मिला के आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल ओवर ए, ठीक, ओवर ए, ये बन जाएगी ना आपको दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर कौन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, रो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो आर इस सेल को खत्म करके रो लगाएंगे, तो रो एल ओवर ए, रोल ओवर ए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। आप इसको इस तरह भी याद कर, जिस तरह मैंने याद किया। एनीवे, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी हमने कर सकते हैं यहाँ पर रो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। बस ये करना है इसमें से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से सारा जो है वो कट कर दें। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट करती है, टेम्परेचर क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कैन चेंज विद टेम्परेचर, ऑब्वियसली चेंज हो सकते हैं, किस तरह, लेकिन इन मोस्ट कंडक्टर्स सच एज मेटल्स के केस में क्या होते हैं, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद है, वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, विद टेम्परेचर। वाई रीजन, बिकॉज अटामिक वाइब्रेशंस रेजिस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि अटामिक वाइब्रेशन जब इलेक्ट्रॉन फ्लो को रेजिस्ट करती है, उसकी रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही ना, मतलब करंट प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर अटामिक वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो जाएगा, कम, ठीक है।
ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट है अगला टॉपिक, अगर नेक्स्ट चलें, इसमें सिर्फ इतना करना है, ये सारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ भी नहीं करना, आपने ये सारा रीड आउट किया है, यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद ना न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। तो यहाँ से पोटेंशियल डिवाइडर की डेफिनेशन जिस आपने कर देनी है, ठीक है। अ पोटेंशियल ऑफ वोल्टेज डिवाइडर इज अ सर्किट दैट डिवाइड्स अ वोल्टेज इनटू स्मॉलर पार्ट्स यूजिंग रजिस्टर, यानी कि इसमें आप रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वोल्टेज को स्मॉलर पार्ट्स में चेंज करते, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन बस, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, बस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी कोई खास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये उतने कर ले जितना मैंने आपको करवाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रजिस्टर कलर कोड्स की। द रजिस्टर कलर कोड्स इज अ सिस्टम ऑफ कलर्ड बैंड्स प्रिंटेड ऑन रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर्स के ऊपर क्या प्रिंट होता है, जिस तरह ये देखिए कलर बैंड्स प्रिंट हुए हुए हैं, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, गोल्ड, ये कलर बैंड्स हैं जो किसी भी रजिस्टर के ऊपर प्रिंट हुए होते हैं। क्यों हुए होते हैं? टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस, उनके रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए, वैल्यू एंड टॉलरेंस के वो कितना बियर कर सके, कितनी उसकी टॉलरेंस है, टॉलरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर वर्ड है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस मीन्स हाउ मच a रजिस्टर्स रियल वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू रिटन ऑन इट, यानी कि उसमें डिफरेंस कितना आ जाता है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है रजिस्टर कलर कोड्स की, और यहाँ से लेकर रजिस्टर टॉलरेंस की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस, ठीक है। आगे जो भी है ये फिर ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओ सॉरी, उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स के। व्हाट आर थर्मिस्टर्स? थर्मिस्टर्स और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स क्या होती है? अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर एंड इट्स सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर, ये रहने दे, एंड इट्स सर्किट डायग्राम इज शोन इन फिगर, ये रहने दे। उसके बाद क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या होगा? उल्ट, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स, ठीक है। बस ये डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे, बस एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओवर करंट प्रोडक्शन इन पावर सप्लाईज वेयर द थर्मिस्टर्स कैन लिमिट करंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर चेंज, यानी कि टेम्परेचर चेंज के साथ साथ अगर हमने लिमिट करना हो करंट को, फ्लो को, तो हम वहाँ पर ये नेगेटिव कोफिशिएंट थर्मिस्टर जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कौन सी होती है? जो लाइट, जिस तरह नेम रिप्रेजेंट कर लाइट डिपेंडेंट हो, ठीक है, वो रेजिस्टर्स जो जिनकी इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, यानी कि जिस तरह लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की जितनी ज़्यादा फॉल करेगी उनकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, दैट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, बस, ठीक है। इसके अलावा ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन करनी है ऑब्वियसली कहाँ पर इस्तेमाल हो? स्ट्रीट लाइटिंग में, ठीक है, और ब्राइटनेस सेंसर्स में, ठीक है। बस ये भी अपना भी कर सकते हैं, पूरी लाइन भी आप कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉमन यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आपको पता नहीं है क्या है भला? पावर डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, स्टोव्स, वाटर हीटर्स टू कीप वार्म एंड कुक अवर फूड, बस ये वन वाली होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकंड इलेक्ट्रिकल पावर्स में एज ए यानी कि चार्जर्स फॉर चार्जिंग द मटेरियल्स लाइक फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन गैजेट्स को जो है वो चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा कहाँ पर है? बल्ब्स इन आवर होम्स टू स्ट्रीट लाइट एंड फ्लैश लाइट्स, बस ये तीन करने, इसमें अलावा आपने और कुछ नहीं करना है, बस ये इतना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज अ रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, यानी कि वो पावर क्या है कि वो रेट है, जहाँ पर वर्ड रेट है ना, इट मीन डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक। क्या क्या कहाँ पर इस्तेमाल होती है? इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर करने के लिए पावर इज W/T, ठीक है। तो इसके अलावा P = IB भी होती है, ये लहदा फॉर्म इसकी, ठीक है। एक ये वाली और एक ये वाली, और एक P = I²R, ठीक है, और P = V²/R, इसमें से आप पहले भी कर ले तब भी ठीक है। और इसका ऐसे यूनिट लाजमी करना है, ऐसे यूनिट क्या होता है? ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ठीक है। अब इसमें से जस्ट जो है ना डेफिनेशन करने के बाद ये वाला कर लें, और P = W/T, बस ये इतने, ये P = I²R, बस ये दो भी कर लें तो इनफ है, ठीक है। उसके बाद जॉल्स लॉ। व्हाट इज जॉल्स लॉ? तो द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस, कि जितने भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी रेजिस्टेंस में, इज इक्वल, वो किसके इक्वल होती है? द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर इज इक्वल टू, ये देखिए, स्क्वायर ऑफ करंट, I² मतलब स्क्वायर ऑफ करंट, R फिर रेजिस्टेंस एंड T फॉर टाइम, तो टाइम, बस इतना भी कर ले तो ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को I²RT, मैंने भी आपको फॉर्मूला आपको बता दिया, ठीक है। और ये अगली चीज़ आपने लाजमी करनी है कि पावर बिल्स में जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी
मेजर एनर्जी नॉट इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर बिल जो है वो एनर्जी को मेजर करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिसिटी को वो कितनी फ्लो कर रही होती है। और इसलिए आपका जो यूनिट वहाँ पर कौन सा यूनिट होता है, किलो वाट आवर्स, KWH, बस ये आपने याद करना, ठीक है। तो ये किलोवाट आवर क्या होता है, दी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय एम पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर, कि 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर जो है वो कितनी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड किलोवाट आवर। और ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ये आपने नहीं छोड़ना कि प्रूव दैट 1 kW इज इक्वल टू KWH, किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल या 3.6 मेगा जूल। ये किसके इक्वल होती है, अभी करते हैं किलो किसके 1000 के इक्वल, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। वाट वैसे आ जाएगा, आर जो है 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा, यहाँ पर 1 आवर आ गया। अब देखिए 1 घंटे में जो है ना, 1 घंटे में मैं 1 मिनट ऐड कर दूँ साथ में ताकि आपको ईजी हो जाए। अब देखिए 1 आवर जो होता है, 1 आवर, इसमें क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड्स होते हैं, तो वो किसके लिए होते हैं, 3600 के, ठीक है। तो इसलिए इसको आपने जो है वो 3600 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, 3600। तो 3600 मल्टीप्लाई बाई 1000, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 10⁻6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेगा 3.6 मेगा जूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, किलोवाट आवर एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल के इक्वल, ठीक है। उसके बाद करें तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो हाउस होल्ड सर्किट सेफ्टी मेजर्स, ये भी कोई खास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लें हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि कहाँ कहाँ पर नुकसानात क्या हैं भाई, अगर हम मेल प्रैक्टिस, इनकरेक्ट यूज़ और लेक ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन मेजर हैजर्ड इज डैमेज्ड इंसुलेशन, दिस कैन काउज इलेक्ट्रिक शॉक्स और शॉर्ट सर्किट्स, बस इतना, ठीक है। ओवर हीटिंग केबल्स, ओवरलोडिंग फ्यूज एंड स्विचेस, अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो जस्ट ये जितना मैंने लिया मार्क किया हुआ ना, जस्ट ये वो रीजंस होती हैं, ये सब क्या होती हैं, ड्यू टू, मतलब वो रीजंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। समझ लगी, दोबारा सुन लें कि इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में खराबी वगैरह वो क्यों होती है, अगर आप सही से मेंटेन नहीं करते, अगर उनके ऊपर इंसुलेशन ही सही है, ठीक है। अगर इंसुलेशन ही सही, उसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है, शॉर्ट सर्किट का नाम सुना होगा, वो हो सकता है, ठीक है। केबल्स ओवर हीट हो सकती हैं, ओवरलोडिंग अगर पड़ेगी तब भी जो है वो सेफ्टी मेजर्स को जो है वो करेगा। उसके बाद फ्यूज एंड ट्रिप स्विचेस, अब इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, फ्यूज और ट्रिप स्विचेस को सुना है ना, यानी कि सोल्यूशन क्या है कि हम जो है वो SOLU सोल्यूशन लिख देना ना इसको कंप्लीट। तो फ्यूज एंड ट्रिप स्विचेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ताकि आर एसेंशियल सेफ्टी डिवाइसेस टू अवॉइड दीज हैजर्ड्स, कि हम इनको किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, ये फ्यूज एंड ट्रिप स्विचेस को लगा कर, ठीक है। तो ये बस आप रहने दें, इसको मजीद जो है वो किस तरह जो है फ्यूज काम करेंगे, टाइपिकल सर्किट किस पर कंसिस्ट होता है, ठीक है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज किया, अच्छा एक्सरसाइज को जाने से पहले ना मैं आपको बात बता दूं कि ये जो स्टडी कोर्स के नाम से चैनल है, यहाँ पर कंप्लीट केमिस्ट्री के, ठीक है, फिजिक्स के, ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर के और बाकी भी सब जो है ना वो चैप्टर्स जो है वो यहाँ पर देखिए, ये कंप्यूटर का है, ठीक है, कंप्लीट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो मेंशन है। आप यहाँ पर आके इसको लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी, और जितनी भी वीडियो इस तरह हमने की हुई है तो आप इसको जो आके इसको देख सकते हैं, ठीक है। Now come to our topic, that is the exercise, the directional of first MCQ जो है, the direction of conventional current is, क्या डायरेक्शन होती है भाई, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इनके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, तो वन डायरेक्शन में हमने पढ़ा था वो डायरेक्ट करंट होता है, लेकिन टू डायरेक्शन में जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, लेकिन इसका क्या है B 36.3 जो है वो हम जो है वो अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस में करते हैं, एमीटर के जरिए। उसके बाद 16.4 दैट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द अदर्स, तो इसका जस्ट B है टू प्रोवाइड एनर्जी टू ड्राइव चार्जेस थ्रू द सर्किट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR। व्हाट हैपेंस व्हेन द रेजिस्टेंस अगर क्या होगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की क्या होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने यहाँ पर सारे राइट डाउन किए हुए हैं आपके आसानी के लिए। An emitter measures the electric current, ये क्वेश्चन है ना, by using by being connected in a series with a circuit, it detects the flow of charge through it and give a reading प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि जितना करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा वो उस हिसाब से वो करंट वो एमीटर मेजर कर लेगा, ठीक है, कि वो कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, ये हमने जो है वो एक्सेस में भी किया हुआ, बुक में भी किया हुआ है कि डायरेक्ट करंट जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, जबकि अल्टरनेटिव करंट जो वो रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर और नीचे दो डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन ये लिखी मैंने यहाँ पर भी, मैंने आपको बुक में भी करवाई, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओहम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी, ये भी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा के आया हूँ बुक में, ठीक है। तो ये ओहम्स लॉ की डेफिनेशन और साथ में
में जो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। उसके बाद क्या है जी, जो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस अटैच हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी हमने किया हुआ है अभी, ठीक है, बुक में। उसके अलावा जो है हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो ये सारे के सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस वो हैं जो हमने कंप्लीट जो है वो मेंशन किए हुए हैं अपनी बुक में, कंप्लीट जो है वो उसको स्टडी करके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख के राइट डाउन कर लें। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ चलें तो व्हाट इज द एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमने की हुई है, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज and how it is related to the movement of charges and how it is measured in a circuit, कि सर्किट में किस तरह मेजर कर सकते हैं हम, एमीटर लगा के इस्तेमाल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट आंसर जस्ट वो आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मेंशन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप जो है वो कंप्लीट इसको देख लें, ठीक है। 16.2 भी हमने कंप्लीट जो डिस्कस किया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बुक से ही है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस की डेफिनेशन हमने की हुई है, हाउ डज द बैटरी क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ करंट, तो ये भी कंप्लीट जो है वो मेंशन है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसलिए नहीं आपको करवा रहा कंप्लीट कि हमने जो है वो बुक में कम्प्लीटली इसको डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से जाके मार्क भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से अगर आपको आसानी तो यहाँ से देख के लिख लें, राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक पर, अदरवाइज जो है वो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ, इतने अच्छे से हम करके आए हैं, ठीक है। अगेन यानी कि ये मोस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वही वाले हैं जो हमने बुक में स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस ये भी हम कंप्लीट किए हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सब इस तरह इक्वल है तो वो सीरीज रेजिस्टेंस में है, और अगर जो 1 ओवर रेसिप्रोकल की फॉर्म में तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये वहाँ पर मैंने प्रॉपर्ली इसके डायग्राम के साथ वहाँ पर आपको समझाया हुआ है, ठीक है। वैसे ही इसकी निस्बत ना अगर आप ये तो अगर मतलब कोई बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स जो कंप्लीट नहीं कर सकते वो उनके लिए ठीक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, लेकिन अगर स्टूडेंट्स अगर आपने पूरी कंप्लीटली जो वो करना है ना सब डायग्राम के साथ, तो वो मैंने बुक चैप्टर में मेंशन किया हुआ, वहाँ से जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद 16.5 व्हाट इज द मेंट बाय रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, ये भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के साथ उनका क्या डिफरेंस होता है, तो 16.5 का आंसर ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलेंगे अपना न्यूमेरिकल्स की तरफ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दैट आर सॉल्व्ड हियर, तो वो किस तरह है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरह है जी। फर्स्ट वाले का जो है आंसर देखें तो इसमें देखिए मैं आपको हल्का से बता देता हूँ, 25 कूलम्स क्या है चार्ज, टाइम क्या है 10 सेकेंड्स, तो क्या फाइंड करना है करंट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, सिंपली वैल्यू 25/10 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 2.5 का आंसर है वो सिंपलीफाई करके आंसर, ठीक है। इसे 16.2 R1 दिया हुआ है, 4 ओहम R2 6 ओहम R3 8 ओहम वैल्यूज दी हुई हैं, तो कौन सी रेजिस्टेंस है देखिए ज़रा, कौन सी रेजिस्टेंस है भाई, सीरीज़ है, तो सीरीज़ में क्या होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल प्लस करेंगे और I इज इक्वल टू V ओवर R लगा के फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमने करंट इसमें फाइंड करना है, ठीक है। 16.2 न्यूमेरिकली ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें तो 16.3 अब ये पैरेलल वाला होगा, देखिए पैरेलल कनेक्शन फॉर्मूला है, तो 1 ओवर R टोटल होगा, तो 1 रेसिप्रोकल होगा पैरेलल में और सीरीज में होगा आमने सामने, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये वैल्यूज दी हुई है, हम सबसे पहले R टोटल फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड करने के बाद अब देखिए उसके बाद क्या होगा, हम करंट फाइंड करना होगा, तो V ओवर R टोटल ये वैल्यू आपके पास 2.67। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देख लें कि यहाँ पर R टोटल 30 ओवर 4 कैसे 1 ओवर R टोटल है ना, तो रेजिस्टेंस जो है तो हमने उसको रेसिप्रोकल किया, ये भी ऊपर चलेगा ये नीचे चलेगा, ये भी ऊपर चलेगा ये नीचे चलेगा, ये 30 ओवर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफाई करके जो आंसर 16.3 का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका 16.4 दैट इज वो बहुत छोटा है, EMF किसके इक्वल होगी, तो ये आप जो है वो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक दफ़ा ताकि फिर आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ जी कितनी है जी 1.5 बैटरीज, फोर बैटरीज है 1.5 बैटरीज की आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ फ्लैशलाइट डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, किधर गया भाई किधर गया, ये रही हाँ 1.5 को 4 बैटरीज है 4 मल्टीप्लाई 1.5 टोटल EMF कितनी जनरेट करेगा 6 वोल्ट, ठीक है। एंड लास्ट वन इज दी पावर के रेलेवेंट है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर, मैंने आपको कहा फॉर्मूला याद कर लिया, करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पीयर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 7, तो दैट इज दी 175 एंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है 10 मिनट है, 10 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमने इसको हमेशा टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है, दैट इज दी 600 सेकंड, तो इज इक्वल टू P इंटू टी, पी की वैल्यू कितनी है 175 हमने पुट कर दी, टी की वैल्यू कितनी टाइम 600 सेकंड आया वो हमने सब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जोल में आंसर आएगा, ये भी आंसर ठीक है। लेकिन अगर किलो जोल में कन्वर्ट करने चाहिए तो 130 जब वो किलो के इक्वल हो गया, ठीक है, तो 105 किलो जोल पर मोल, ठीक है। तो अभी तक ये आपका कंप्लीट जो है वो चैप्टर हो गया हुआ है, ठीक है। 125 पेज नंबर नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है।